So welcome first year. Today we are with the last topic of the chapter और hope so last वाला आपको clear हो गया होगा. So अभी आज हम बिल्कुल internal organelle पढ़ रहे हैं. External से internal तक हम चीज़ों को discuss कर चुके हैं. We have talked about cell wall to like centrioles and then we have discussed cilia and flagella recently. So now we are going towards nucleus. So nucleus को हमने discuss करना है तो सबसे पहले हम इसकी occurrence देख लेते हैं. Where it is present. So nucleus की basis के ऊपर हम cells को divide करते हैं. हमने जब eukaryotic और prokaryotic cells की बात की थी तो हमने कहा कि eukaryotic cell को basically U का मतलब है true और carry on का मतलब है nucleus. So eukaryotic cell को हम eukaryotic कहते ही इसलिए हैं because it is having a true nucleus and that genetic material or genome is enclosed within that particular nuclear membrane. और अगर हम prokaryotic की बात करें तो प्रो का मतलब है फॉल्स और बिफोर एंड कैरी ऑन मीन्स न्यूक्लियस. सो देयर इज नो पर्टिकुलर न्यूक्लियस और जिनोम आपके पास ऐसे ही डायरेक्टली सब मर्ज है विद इन दी साइटोप्लाज्म. डेफिनेटली जिनोम भी डिफरेंट है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जिनोम इज प्रॉपरली इन अ डबल हेलिकल फॉर्म एंड दैट इज डीएनए. लेकिन अगर हम प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो वहाँ पे जिनोम ऐसे ही डायरेक्टली सब मर्ज है. अच्छा, अब अगर इसकी अकरेंस की बात करें तो हमने कहा कि दिस इज मोर लाइक प्रीडोमिनेंट विद इन दी यूकैरियोटिक सेल, बल्कि मोर प्रीडोमिनेंट नहीं कहना चाहिए, दिस इज पर्टिकुलरली प्रेजेंट ओवर देयर. सो यूकैरियोटिक सेल्स में हमारे पास देयर आर टू थिंग्स टू टॉक अबाउट. एक हमारे पास प्लांट सेल्स हैं और एक हम एनिमल सेल्स की बात करते हैं. सो अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं तो मैं ये कहूँगी कि देयर इज अ न्यूक्लियस विद इन दी सेंट्रल. दिस इज समथिंग सेंट्रल विद इन दी एनिमल सेल. और अगर प्लांट सेल की बात की जाए तो दिस इज असाइड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ central vacuole over there. Plant cell में हमारे पास central vacuole present है. So due to the presence of that central vacuole, जो nucleus है हमारे पास that is kept aside. अच्छा, अब अगर हम इसमें exceptions की बात करें तो animal cell में भी there are exceptions. Like for example, if I am talking about sieve tube cells जो phloem का part है तो वहाँ पे those are like not devoid of nucleus, वहाँ पे nucleus नहीं होता. इसी तरह अगर हम RBCs की बात करते हैं तो when RBCs are like they are anucleated, वहाँ पे nucleus नहीं. इसी तरह से आपके पास वो exceptions भी हैं जहाँ पे cells are like multinucleated as well. अच्छा, so यहाँ तक जब हम इसको discuss कर चुके हैं with its exceptions तो we are going towards its structural components. अच्छा, अब स्ट्रक्चर या कंपोनेंट्स में हमारे पास 4-5 चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस करनी है. सबसे पहले वी आर गोइंग टूवर्ड्स न्यूक्लियर एनवेलप. न्यूक्लियर एनवेलप इसका फर्स्ट कंपोनेंट है. अच्छा, अब अगर न्यूक्लियर एनवेलप को आप देखते हैं तो आप कहते हैं कि दिस इज मेड अप ऑफ 2 मेम्ब्रेन्स. जो न्यूक्लियर एनवेलप है दैट इज कंपोज्ड अप ऑफ 2 मेम्ब्रेन्स. एक हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है और एक हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है. राइट. सो ये मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ की हुई है. लेट मी लेबल दिस फॉर यू ताकि आपको पता भी चल जाए कि कौन सी चीज़ किधर है. सो हेयर इट इज़ द आउटर मेम्ब्रेन. इसके बाद यहाँ पे दिस इज द इनर मेम्ब्रेन. ठीक है. अब आपको नजर आ रहा होगा कि देयर इज अ गैप इन बिटवीन दीज टू. ये दोनों सेपरेटेड हैं बाय अ गैप. सो दिस गैप बाय विच दीज आर सेपरेटेड इज अ फ्लूइड फिल्ड थिंग एंड दिस इज नोन एज द पेरीन्यूक्लियर स्पेस. This is known as perinuclear space. ठीक है जी. और उसके बाद हमारे पास क्या है कि there are certain nuclear pores. So here at these points where these pores are there, तो वहाँ पे membranes आपस में connected हैं, वैसे these are separated. So हम इनको कहते हैं कि these are what? These are nuclear pores. सो मेम्ब्रेन से रिलेटेड या एनवेलप से रिलेटेड ये 4 चीज़ें थी जो हमने डिस्कस करनी थी. हमने कहा कि 2 इसकी मेम्ब्रेन्स हैं, एक आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और एक इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और दोनों स्मूदर हैं. उसके बाद हमने कहा कि जो इनके दरमियान में गैप है दैट इज़ अ फ्लूइड फिल्ड थिंग एंड दैट इज़ पेरीन्यूक्लियर स्पेस. और उसके बाद हमने कहा कि देयर आर न्यूक्लियर पोर्स विच आर मेकिंग दीज मेम्ब्रेन्स अटैच विद वन अनदर. ये इन मेम्ब्रेन्स को यहाँ पे दीज आर दी पॉइंट्स जहाँ पे मेम्ब्रेन आपस में कनेक्टेड है. सवाल ये है कि ये जो न्यूक्लियर पोर्स हैं ये क्या काम कर रहे हैं और यहाँ से मतलब इन न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू क्या वर्किंग हो रही है. सो होता ये है कि हमारे पास ये जो न्यूक्लियर पोर्स हैं दीज आर स्पेशलाइज्ड फॉर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स.
ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है फॉर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके पास कुछ चीज़ें आर टू ट्रेवल और टू मूव ऑन फ्रॉम न्यूक्लियस टुवर्ड्स द क्रोमोसोम एंड सम टू मूव फ्रॉम साइटोप्लाज्म, सॉरी इट्स नॉट क्रोमोसोम, इट्स साइटोप्लाज्म। सो न्यूक्लियस से चीज़ों ने मूव करना है टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म, बाहर जो मैट्रिक्स है, और साइटोप्लाज्म से कुछ चीज़ों ने अंदर मूव करना है विद इन द न्यूक्लियस, और उसके लिए फिर ये पोर्स आपको चाहिए। अच्छा, अब होता ये है कि जो हमारे पास जिन चीज़ों ने मूव ऑन करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि साइटोप्लाज्म से टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, सो देयर आर सर्टेन एंजाइम्स जैसे डीएनए पॉलीमरेजेस, उसके अलावा कुछ आइंस हैं जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम आइंस एंड सम अदर्स, इन्होंने मूव करना है साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर। और अगर न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की बात की जाए तो आपके पास फ्रॉम द न्यूक्लियस into the cytoplasmic space or the cytoplasmic matrix there is like ribosomes and RNA which are more common, क्योंकि RNA भी इसके अंदर है न्यूक्लियस के अंदर जिसने फॉर्म होना है। फिर इन न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू दिस RNA will come down into the will come out into the cytoplasm, और यहाँ पे फिर राइबोसोम्स ने इनको ट्रांसलेट करना है टू मेक दी प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स बनते हैं, फिर ट्रांसलेशन का सारा प्रोसीजर आपके पास साइटोप्लाज्म में होता है। सो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसीजर है वो न्यूक्लियस के अंदर हो रहा होता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये है कि डीएनए इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू आरएनए। जब आरएनए बन जाता है तो ट्रांसलेशन का प्रोसीजर न्यूक्लियस के अंदर नहीं हो सकता, उसके लिए आरएनए हैव टू लाइक मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अच्छा, उसके बाद क्या है, अब इसमें भी नेचर्स हैं चीज़ों की, जैसे कुछ चीज़ें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं और कुछ चीज़ों के मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स तो वो आपके पास सिंपली मेम्ब्रेन से डिफ्यूज आउट होंगे या डिफ्यूजन के थ्रू दे विल मूव इन लाइक अक्रॉस द मेम्ब्रेन। लेकिन अगर उनके मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हैं सो दे विल नीड स्पेशलाइज्ड लाइक सिग्नलिंग प्रोटीन्स टू मेक देम, और चैनल उनको चाहिए होगा। सो दीज न्यूक्लियर पोर्स आर वर्किंग लाइक चैनल्स ओवर हियर which are channelizing the things towards the nucleus और out from the nucleus। ठीक है जी, तो ये आपके पास सबसे जो पहला इसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है दैट इज न्यूक्लियर एनवेलप, राइट। अच्छा, न्यूक्लियर एनवेलप में के बाद अगर हम नेक्स्ट पे चलते हैं तो राइट आफ्टर द न्यूक्लियर एनवेलप आपको नजर आएगा जी न्यूक्लियर लैमिना। ये जो रेड से ड्रॉ हुआ है आपके पास, ठीक है, ये हमारे पास है जी न्यूक्लियर लैमिना। लेट मी लेबल दिस। ओके, सो न्यूक्लियर लैमिना को अगर हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि दिस इज द फिलामेंटस प्रोटीन्स एंड दे आर अरेंज इन अ मैश लाइक अरेंजमेंट और दे आर मेकिंग अ पर्टिकुलर एरे along the length of the membrane। पूरा जितनी भी मेम्ब्रेन है उसके अंदर जितना आपके पास जितनी स्पेस है उसके अंदर दैट इज मेकिंग अ मैश लाइक और नेट लाइक अरेंजमेंट ओवर देयर। फिलामेंटस प्रोटीन है बेसिकली, और इनका पर्पस ये होता है कि दे आर मेकिंग द न्यूक्लियस विद इन शेप, दे आर मेकिंग लाइक दे आर वर्किंग लाइक अ सोर्स ऑफ मैकेनिकल सपोर्ट फॉर द न्यूक्लियस। सो आपके पास ये वाली चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद न्यूक्लियर लैमिना। अच्छा, न्यूक्लियर लैमिना के बाद आपके पास आ जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, जो तीसरा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये वाली जितनी भी स्पेस न्यूक्लियस ने इनक्लोज की हुई है दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है जी। अच्छा, न्यूक्लियोप्लाज्म को अगर देखें कि इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं तो दिस इज समथिंग सेमी फ्लूइड। ठीक है जी, ये आपके पास सेमी फ्लूइड किस्म की एक चीज है, और इट इज हैविंग लाइक डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स, और इट इज हैविंग मैग्नीशियम आयंस एज वेल। तो इस तरह की सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। ज़ाहिर है ये पूरा मैट्रिक्स है, इसी के अंदर सारे प्रोसीजर्स हो रहे हैं, तो ये यहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें नजर आएंगी। इसके अलावा देयर आर सर्टन एंजाइम्स प्रेजेंट ओवर देयर, और इसके अलावा जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दैट इज द हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है जी। अच्छा, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स क्या हैं? बेसिकली हिस्टोन्स वो पर्टिकुलर क्लास ऑफ प्रोटीन है along which या around which the DNA is wrapped,
अच्छा, अब अगर डीएनए को देखा जाए तो दैट इज नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि उसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है, सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट फॉस्फेट वो नेगेटिवली चार्ज है। और ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं दीज आर पॉजिटिवली चार्ज, सो देयर इज एन अट्रैक्शन बिटवीन दैम, और उस वजह से आपके पास एक पैक्ड किस्म की न्यूक्लियोप्लाज्म की अरेंजमेंट आती है। न्यूक्लियोप्लाज्म बेसिकली ये जो स्पेस है इसके अंदर आपको नजर आता है कि डीएनए और प्रोटीन्स की एक पैक्ड किस्म की अरेंजमेंट होती है, ड्यू टू विच डीएनए ब्रेकडाउन से प्रिवेंटेड रहता है एंड ऑल दैट। अच्छा, अब जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं दे माइट बी नेगेटिवली चार्ज एज वेल, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन्स पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। ये पूरी एक क्लास है प्रोटीन्स की, इसकी आगे सब क्लासेस हैं बहुत सारी। सो यहाँ तक आपने इसको याद रखना है कि दीज आर दी प्रोटीन्स अलॉन्ग विद द डीएनए इज रैप्ड, और बेसिकली न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको ये वाली सारी चीज़ें नजर आती हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म से जब आप आगे जाएंगे फर्दर तो आपको नजर आएगा कि देयर इज बेसिकली a dark kind of spot within the nucleus, and this darker spot is known as nucleolus, right? ये जो darker spot है ये nucleolus है। अच्छा, अब एक न्यूक्लियस के अंदर there might be more than one nucleolus और there might be one, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा, मल्टीपल भी हो सकते हैं, मल्टी न्यूक्लियाई भी हो सकते हैं वहाँ पे। सो अब जो आपके पास न्यूक्लियोलाई इज दी प्लूरल, न्यूक्लियोलस सिंगल के लिए होता है। अगर न्यूक्लियोलस को हम देखते हैं तो हम कहते हैं जी ये हमारे पास एक सर्कुलर किस्म की चीज़ है, एंड दिस इज समथिंग लाइक अ डार्कर काइंड ऑफ थिंग विद इन द न्यूक्लियस। अच्छा, इसको अगर देखें तो हमारे पास इस तरह से है कि इसको हम डिवाइड करते हैं ऐसे, हमारे पास इसका एक पेरिफेरल रीजन है और एक अंदर इसका सेंट्रल रीजन है। सो दिस पेरिफेरल रीजन इज peripheral granular area, ठीक है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द सेंसेस ऑफ राइबोसोम्स। हम न्यूक्लियोलस को राइबोसोमल फैक्ट्री भी कहते हैं बिकॉज राइबोसोम्स यहीं से सेंसाइज होते हैं, यहाँ से सेंसाइज होने के बाद ये इनको आउट कर देता है इन न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू, और फिर साइटोप्लाज्म में जाके दे आर गोइंग टू अटैच विद द हेल्प ऑफ लाइक मैग्नीशियम आयंस एंड विद द हेल्प ऑफ दोज सॉल्ट बॉन्ड्स व्हिच आर प्रेजेंट, व्हिच आर मेड बिटवीन लाइक राइबोसोमल यूनिट्स एंड आरएनए। तो अब क्या होता है हमारे पास कि जो पेरिफेरल ग्रैन्युलर एरिया है दैट इज स्पेशलाइज्ड फॉर द सेंसेस ऑफ राइबोसोम्स, यहाँ पे आपके पास राइबोसोम्स सेंसाइज होते हैं, और ये जो राइबोसोम्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। अब ये पूरा आप डिटेल में पढ़ चुके हैं पीछे कि दे आर हैविंग द 2 सब यूनिट्स, यूकैरियोटिक की बात हम कर रहे हैं पर्टिकुलरली, तो 60s एंड 40s देयर आर 2 सब यूनिट्स व्हिच आर कंबाइंड टू मेक लाइक 80s जो टोटल साइज होता है यूकैरियोटिक राइबोसोम का, एंड दैट राइबोसोम इज देयर फॉर द अटैचमेंट टू द आरएनए, और वहां से फिर ट्रांसलेशन का प्रोसीजर होगा। और जो सेंट्रल पार्ट है हमारे पास इसी का, इसको हम कहते हैं जी इट इज द सेंट्रल फिब्रिलर एरिया, और ये सेंट्रल फिब्रिलर एरिया is specialized to construct rRNA and rDNA. So this rRNA is ribosomal RNA, while this rDNA is the recombinant DNA, right? तो हमारे पास यहाँ पे ये सारी चीज़ें फॉर्म होती हैं, यहाँ पे मतलब बेसिकली राइबोसोम्स बनते हैं, इसको आप राइबोसोमल फैक्ट्री कह सकते हैं, और आप ये कह सकते हैं कि इट्स अ ग्रैन्युलर काइंड ऑफ लाइक डार्कर स्पॉट विद इन दी सेंटर और लाइक अपार्ट फ्रॉम द सेंटर विद इन द न्यूक्लियस। अच्छा, इसके बाद लास्ट पे हमें जीनोम डिस्कस करना है दैट इज प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस, और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं टू अंडरस्टैंड। तो हमारे पास जो लास्ट थिंग है दैट इज क्रोमेटिन एंड लाइक क्रोमोसोम्स या जेनेटिक मटेरियल, आप इसको ओवरऑल जेनेटिक मटेरियल कह लें, ओके। अच्छा, सबसे पहले तो ये थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर कर लें इन तीनों टर्मिनोलॉजीज का। एक टर्मिनोलॉजी आपके पास क्रोमेटिन, एक है क्रोमोसोम्स और एक है क्रोमेटिड, तो इन तीनों का डिफरेंस पहले क्लियर कर लें। जो क्रोमेटिन है दिस इज समथिंग लाइक थ्रेड लाइक फॉर्म ऑफ जीनोमिक मटेरियल। जीनोम जब थ्रेड लाइक फॉर्म में होता है, इर्रेगुलर पैटर्न में, ऐसे ही ओपन किस्म की एक अरेंजमेंट के अंदर, कंडेंस फॉर्म में नहीं होता जब, तो हम इसको कहते हैं कि दिस इज क्रोमेटिन, ठीक है जी। ड्यूरिंग दी सेल डिविजन आपके पास ये अपीयर हो रहा होता है। अच्छा, अब क्या होता है कि जब ये क्रोमेटिन कंडेंस होता है और प्रॉपर एक फॉर्म लेता है, तो दैट इज गोइंग टू लाइक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ दिस
क्रोमेटिन इज क्रोमोसोम, ठीक है, ऑर्गेनाइज होता है तो इस तरह की एक शेप ये ले लेता है और हम इस तरह की जो सीजर लाइक एक अरेंजमेंट सी बनती है ना, इसको हम कहते हैं ये क्रोमोसोम है। और ये जो इसका एक आर्म है, दिस इज बेसिकली क्रोमेटिड, राइट। अगर मैं किसी एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम की बात कर रही हूं तो ये जो दोनों क्रोमेटिड्स हैं, दीज आर लाइक सिस्टर क्रोमेटिड्स। और अगर मैं आपके सामने यहाँ पे एक और क्रोमोसोम ड्रॉ कर लूँ तो ये दोनों आपस में दीज आर लाइक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, राइट। तो हमारे पास जो क्रोमोसोमल अरेंजमेंट है, मतलब तीनों चीज़ों का डिफरेंस ये है कि क्रोमेटिन आपके पास थ्रेड लाइक या फिब्रस फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल है, व्हेन दैट इज अरेंज और लाइक ऑर्गेनाइज्ड, तो आपके पास वो क्रोमोसोम है। और क्रोमोसोम का जो एक कंपोनेंट है, एक लीफ है, एक साइड है उसकी, दिस इज बेसिकली क्रोमेटिड। अच्छा, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि बेसिकली इसके अंदर हमारे पास क्या क्या मौजूद है। सो सबसे पहले आपको एक नॉट सी यहाँ पे नजर आ रही है, दिस इज द थिंग वेयर इट इज लाइक जॉइंटेड, या ये इसका जॉइनिंग पॉइंट है। सो इस पॉइंट को हम कहते हैं जी दिस इज बेसिकली सेंट्रोमियर, this is centromere, and this centromere is also known as primary organizer because it is primarily organizing the thing within its form. तो हम इसको कहते हैं कि this is something primary organizer. अच्छा, अब यहाँ क्या होता है कि along with this centromere there are the attachment sites for certain proteins, जो जिन्होंने आगे फाइबर्स बनाने हैं, जिन्होंने फिर आगे माइटोटिक एपरेटस की फॉर्मेशन करनी है, ऑल दैट। तो हम इन प्रोटीन्स को कहते हैं जी दीज आर काइनेटोकोर्स, ठीक है जी। और ये काइनेटोकोर्स साइट ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड करती हैं फॉर दी फाइबर्स जो हमारे पास माइटोटिक एपरेटस के कंपोनेंट्स हैं। फिर बाद में वो माइटोटिक एपरेटस में कन्वर्ट होता है और माइटोटिक एपरेटस का सबसे जो बेसिक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि आगे डॉटर सेल्स में क्रोमोसोमल नंबर आपके पास जो है वो इंश्योर हो। सो वो कहता है कि जी हमारे पास दीज आर लाइक प्राइमरी ऑर्गेनाइजर्स। अच्छा, अब होता ये है कि समटाइम्स आपके पास इस कंस्ट्रक्टेड पार्ट के अलावा देयर इज अ सेकेंड कंस्ट्रक्टेड पार्ट विद इन दी क्रोमोसोम्स। कभी कभी आपको कहीं और भी जगह पे ऐसे कंस्ट्रक्शंस या कंस्ट्रक्टेड पार्ट्स या आप कह लेंगे थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड से एरियाज नजर आएंगे फोल्डेड किस्म के, तो हम इसको कहते हैं कि दीज आर बेसिकली सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर्स, ठीक है। इसी सेंट्रोमियर की तरह की एक आपको अटैचमेंट या आप कह लें कि एक अरेंजमेंट नजर आएगी। सो दिस इज दी सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर। और इस सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर के बाद जो आपके पास एक लूप लाइक एरिया यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, दिस इज बेसिकली सैटेलाइट। दिस सैटेलाइट इज इंपॉर्टेंट टू हैव द जंक डीएनए। यहाँ पे आपके पास इसके अंदर जो चीज़ मौजूद होती है दैट इज दिस इज स्पेशलाइज्ड टू लाइक हैव जंक डीएनए विद इन इट। जंक डीएनए का मतलब है कि ये वो डीएनए है जिसने आगे यूज नहीं होना, यानी ये वो इंफॉर्मेशन है जो आपके पास आगे जनरेशन में पास ऑन नहीं होगी। यानी आप सिंपल लफ्जों में ये कह सकते हैं कि दीज जीन्स आर नॉट ऑन टू बी प्रेजेंटेड विद इन द नेक्स्ट सेल्स। सो नेक्स्ट डॉटर सेल्स में ये वाला डीएनए इज नॉट देयर। सो दिस इज द जंक डीएनए। अच्छा, अब जंक डीएनए के बाद ये जो आपके पास इसका बिल्कुल लास्ट या एज वाला पार्ट है, दिस एज इज बेसिकली नोन एज, सॉरी आई कांट लेबल इट हियर, यहाँ लेबल करती हूँ। सो दिस इज बेसिकली टीलोमियर, ये जो बिल्कुल लास्ट वाला इसका पार्ट है। सो टीलोमियर आपके पास प्रिवेंट करता है क्रोमोसोम्स को फ्रॉम लाइक जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं टू बिकम ओवरलैप विद वन अनदर। ये एक प्रिवेंशन पॉइंट देता है ताकि आपके पास ये ओवरलैप ना करें आपस में चीज़ें, यानी ये जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो एक ही क्रोमोसोम के किसी होमोलोगस क्रोमोसोम के आपस में ओवरलैप ना करें, उनको प्रिवेंट करके रखता है टू बिकम सेपरेटेड। ठीक है जी। सो आपके पास पूरे क्रोमोसोम्स के अंदर हमें यही टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करनी थी। इसके अलावा देयर इज वन थिंग कि हम जब इसको स्टेन कर रहे होते हैं, आपने स्टार्टिंग में डिफरेंशियल स्टेनिंग का एक टॉपिक पढ़ा था। डिफरेंशियल स्टेनिंग का मतलब यह है कि हमें अगर सेल में कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट चाहिए एंड लाइक फॉर एग्जांपल आई एम वर्किंग ओवर सम जेनेटिक मटेरियल, तो पूरे सेल को ट्रीट करना इज समथिंग रादर डिफिकल्ट एंड लाइक टाइम कंज्यूमिंग। सो हम क्या करते हैं कि डिफरेंशियल स्टेनिंग करके
ہم اپنی جو ہمیں چیز چاہیے ہوتی ہے اس کو اسٹین سے جج آؤٹ کر لیتے ہیں کہ سیل میں ویئر دیٹ از پریزنٹ، اور وہاں سے اس کو آئسولیٹ کر لیتے ہیں. تو بیسیکلی جو کروموزوم کو یا جینیٹک مٹیریل کو کلر کرنے کے لیے، یا آپ کہہ لیں کہ اس کو اسٹین کرنے کے لیے جو چیز آپ کو چاہیے دیٹ از ایسیٹو کارمائن، اور اٹ مائٹ بی ایسیٹو آرگن. یہ ہمارے پاس جو ہیں وہ اسٹینز آتے ہیں جو ہم جنوم کو یا کروموزوم کو کلر کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس کروموزوم میں بھی، ایک ہی جنوم میں بھی دیر آر ڈفرینسز، لائک کچھ پارٹ اس کے ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ کلر ایبزارب کر لیتے ہیں اینڈ دے اپیئر ڈارک ان کلر، اور کچھ پارٹس ایسے ہوتے ہیں وچ آر گوئنگ ٹو ہیو لائک a smaller absorbance for that، کم ان کی ریٹ آف ایبزاربشن کم ہوتی ہے اور وہاں پہ دے اپیئر لائٹر. اچھا، اب وہ والے ایریاز جو آپ کے پاس دے ٹیک لیس اسٹین اینڈ دے آر گوئنگ ٹو اپیئر لائٹر، ہم ان کو کہتے ہیں کہ دیز آر یو کرومیٹنس. اس پارٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دس از ایکچولی یو کرومیٹن، رائٹ؟ یو کا مطلب ہے ٹرو. اور وہ والا پارٹ وچ از گوئنگ ٹو ہیو مور اسٹین، جب ہم اسٹین اپلائی کرتے ہیں تو کروموزوم کا وہ والا ریجن، وہ والا کمپوننٹ، حصہ، پارٹ کوئی بھی جو زیادہ اسٹین لیتا ہے اینڈ ڈیفینیٹلی دیٹ از گوئنگ ٹو اپیئر ڈارکر ان کلر، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ دس از ہیٹروکرومیٹن. ہیٹرو ویسے ڈفرینٹ کو ریفر کرتا ہے، سو دس از ہیٹروکرومیٹن. تو یو کرومیٹن اور ہیٹروکرومیٹن میں ڈفرینس یہ ہے کہ جو یو کرومیٹن ہے دیٹ از دیٹ ریجن آف دی کرومیٹن وچ نیڈ ٹو بی لائک پروسیسڈ، آگے اس نے ٹرانسکرائب ہونا ہے، ٹرانسلیٹ ہونا ہے اینڈ آل دیٹ. اور ہمارے پاس جو ہیٹروکرومیٹن ہے وہ والا ایریا ہے جس نے آگے نہیں، مطلب آپ کے پاس آگے فردر سیلز میں نہیں آنا. اب بیسکلی یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہوتا اس طرح سے ہے کہ جو یو کرومیٹن ہے دیٹ از سم تھنگ اسٹریٹ اوے، اور آپ کے پاس اس کی جیسے کوئی چیز ایسے ہے تو اب سائٹس اوپن ہیں اور انزائمس کے لیے سائٹس اویلیبل ہیں ٹو بیکم اٹیچ ود، اور اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے یا ٹرانسکرائب کرنا ہے فرسٹلی. تو سو جو بھی پروسیجرز ہونے ہیں دیٹ کین بی پروسیس. لیکن اگر یہی چیز ایسے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی سائٹس ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہیں، انزائمس کو سائٹس اس کی ویو نہیں ہو رہی. سو ہیٹروکرومیٹن از سم تھنگ لائک ایگریگیٹڈ، وہ اتنا ایگریگیٹڈ ہوتا ہے کہ وہ ٹرانسلیٹیبل نہیں ہوتا یا آگے پروسیسیبل نہیں ہوتا، اور وہ پھر فردر ہمارے پاس یوز نہیں ہوتا. وہ آپ اس کو جنک پارٹ آف ڈی این اے کہہ سکتے ہیں. سو وہ یوز نہیں ہوتا. اور جو آپ کے پاس یو کرومیٹن ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دیٹ از گوئنگ ٹوورڈز دی نیکسٹ جنریشنز. اور اگر کروموزوم کے بیسکس میں چلے جائیں، اگر اس کی کمپوزیشن پہ کہ یہ کس چیز سے مل کے بنا ہوا ہے، تو آپ نے بھی ایک بات پڑھی کہ ہسٹونز کے گرد ڈی این اے از گوئنگ ٹو ریپڈ. سو ہمارے پاس جو کروموزوم ہے دیٹ از میڈ اپ آف ڈی این اے اینڈ پروٹینس. ٹھیک ہے جی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ 40% از دی ڈی این اے while 60% of it is the chromosomes. ٹھیک ہے. اور ڈی این اے کا اگر میں کوئی بھی فنکشنل یونٹ لے لوں، کوئی بھی ایسا پارٹ which is specialized to have the information for some particular trait, for example my hair color or my eye color or something, my height and complexion جو بھی آپ کے پاس ہیں، تو اگر ڈی این اے میں کوئی ایسا سیگمنٹ لے لیا جائے which is particular to have the information for some particular trait، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ this is gene. ٹھیک ہو گئی بات. سو یہ ہمارے پاس تھے کچھ پوائنٹس جو ہمیں آج ڈسکس کرنے تھے اس ٹاپک کے اندر. آئی تھنک آئی ہیو ڈسکسڈ ایوری بٹ آف اٹ، نتھنگ لیفٹ. اف دیر از سم تھنگ وچ از انڈسکسڈ اور وچ از لائک you are not getting cope up with that, so you may ask in related query session. Thank you.